हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारी है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड ये वीडियो होगी। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार एग्जाम में सीधे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कल हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी थी घटना चक्र की बुक से। फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और वो घटना चक्र की बुक से ही प्लेलिस्ट बना दी है। फ्रेंड्स, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और घटना चक्र की बुक से ही मैंने आपको इंडियन पॉलिटी कराई है। फ्रेंड्स, वो भी वहाँ है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को हिस्ट्री पढ़नी है तो 3800 क्वेश्चन कराए हैं A1 क्वालिटी के। फ्रेंड्स, मास्टर क्लास के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पर्यावरण की वीडियो होगी और इस वीडियो में लगभग आपका 70 से 80% कम्प्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको फिर दोबारा पर्यावरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर थोड़ा बहुत जो भी रह जाएगा वो मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो पूरी देखना, नीचे बहुत कुछ डिटेल में है। देखिए, क्वेश्चन आंसर भी है इसमें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर भी लगाने हैं हमें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फ्रेंड्स, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टडी विद जो आंसर के साथ। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, कई बार ये सीधा पूछ लिया जाता है एनवायरनमेंट कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का है। फ्रेंड्स, ये 2-4 पेज हैं, इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया इसमें, क्योंकि चाहता तो मैं छुड़वा भी देता, लेकिन यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये भी पढ़ा दूंगा आपको। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एनवायरनमेंट कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंड्स, और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है जो एनवायरनमेंट शब्द है। फ्रेंड्स, इकोलॉजी यानी परिस्थिति की शब्द किसने दिया था, तो ये दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछा है। फ्रेंड्स, कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 में। फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। और पारिस्थितिकी, अगर पारिस्थितिकी का मतलब पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, तो इसका देखिए, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीव तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये इसमें 2 पार्ट याद रखना। फ्रेंड्स, पहला ये है कि इसको अर्नेस्ट हैक्कल ने दिए पारिस्थितिकी शब्द दिया था। फ्रेंड्स, और दूसरा देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोलॉजी सिस्टम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दिया था टांसले ने। फ्रेंड्स, ये सीधा कई बार फैक्ट के रूप में मिलान करने के लिए पूछ ले जाते हैं, तो याद रखना। फ्रेंड्स, इकोलॉजी सिस्टम या इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये दिया था टांसले ने। फ्रेंड्स, अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसमें रचना जैविक और अजैविक संगठनों से होती है। इसको यह एक खुला तंत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन में ये आता है, क्या पारिस्थितिकी तंत्र बंद तंत्र है? नहीं, तो गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार पूछा है यहाँ से। फ्रेंड्स, आगे देखिए, सूक्ष्म जीव। फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीवों के बारे में देखते हैं, इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं इंग्लिश में। फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, तो देखिए, सूक्ष्म जीवों को डिकम्पोजर भी कहा जाता है। यह मृत पौधे, जंतुओं, जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, तो ये देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिकम्पोजर किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। तो जो ये जानवर मर जाते हैं, फ्रेंड्स, ये भैंस वगैरह मर जाती हैं, इन जानवरों को बिल्कुल खा पी के ये एकदम मिट्टी में मिला देते हैं, इन्हीं को कहते हैं डिकम्पोजर। फ्रेंड्स, ये देखिए, सड़ा गलाकर मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया, कवक शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन कई बार पूछी है, याद रखना। आगे देखिए, अगला देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकों के माध्यम से आती है। फ्रेंड्स, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे। आगे देखिए, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है। फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जल की मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। फ्रेंड्स, और इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं, इतना याद रखना। आगे देखिए, मानव पर्यावरणीय संबंध और नियतवादी। फ्रेंड्स, देखिए, मानव पर्यावरण संबंधित और संभववादी नहीं, पहले नियतवादी को देखना है। फ्रेंड्स, पहले ऊपर वाले को देख रहे हैं, नियतवादी को। फ्रेंड्स, तो देखिए, मानव पर्यावरण संबंध नियतवादी उपागम के अनुसार मानव पर्यावरण का
एक तत्व माना जाता है। ठीक फ्रेंड्स, जो मानव पर्यावरण संबंध है नियतवादी का, तो इसमें बताया गया कि मानव पर्यावरण का एक तत्व है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसके अनुसार मानव प्रकृति का एक खिलौना है, इसे पर्यावरणवादी उपागम कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। मानव पर्यावरण संबंध में संभववादी देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो संभववादी के अनुसार मानव पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व है। ठीक फ्रेंड्स, इसका विचार यह है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर विश्वास करता है। कौन? मानव। ठीक फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन याद रखना, कई बार पूछ लेता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। मानव पर्यावरण संबंध में नवनियतिवादी, तो नवनियतिवादी के अनुसार, ठीक फ्रेंड्स, नवनियतिवादी के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार विकास की नीतियां बनाना चाहता है। ठीक फ्रेंड्स, इसे सतत विकास की अवधारणा इसी विचार पर आधारित है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूछा गया कि जो मानव सतत नियतवादी है, तो इसमें मानव को प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। ठीक फ्रेंड्स, इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनानी चाहिए, जिसे सतत विकास की अवधारणा इसी विचार से ली गई है। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए, अब दिखाई दे रहा होगा। आप सतत विकास देखेंगे तो सतत विकास वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का सुरक्षित रखना इस सतत विकास कहलाता है। आगे देखिए। उष्णकटिबंधीय वन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवतीय रेखा के निकट उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहाँ साल भर तापमान और आर्द्रता उच्च होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक ये ठीक फ्रेंड होती है। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, और इसी पेटी को डोल्ड्रम भी कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। टैगा वन, ठीक फ्रेंड, टैगा वन आर्कटिक वृत्त के चारों ओर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक फ्रेंड, इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों से सर्वाधिक है। ठीक फ्रेंड, पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा कौन से वन है, तो ये टैगा वन है। ठीक फ्रेंड, ये देखिए, इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों से सबसे अधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम है। ठीक फ्रेंड्स, जैव विविधता कई बार पूछी जाती है सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा ये उष्णकटिबंधीय वन। ठीक फ्रेंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक फ्रेंड, और सबसे कम है टैगा वनों की। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इनमें देखते हैं कौन कौन से वन आते हैं। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे चीड़ की, देवदार, फर, स्प्रूस आदि। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। फ्रेंड्स, आगे देखिए। यहाँ से ऊंचाई की अपेक्षा यहाँ से, ठीक फ्रेंड्स, विषुवतीय वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता कम होती जाती है। कई बार पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, कि जब विषुवतीय वृत्त से, मान लो ये हमारी पृथ्वी है, बीच से ये रेखा खींच, ठीक फ्रेंड, ये वृत्त हो गया। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो जैव विविधता घटती जाएगी। ठीक फ्रेंड, ये बताया गया है। ठीक फ्रेंड, कई बार पूछा, याद रखना, जैव विविधता घटती जाएगी या कमी आ जाएगी। आगे देखिए। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये याद रखना, सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेते हैं, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। आगे देखिए। तापमान अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होगी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए। आगे कहता है लाइकेन वनस्पति का समूह है। ठीक फ्रेंड, लाइकेन छोटी वनस्पति का समूह है जो कवक और शैवाल द्वारा बना होता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ये सब मैं आपको करा चुका हूँ डिटेल में। आगे देखिए। रूस के घास के मैदान को स्टेपीज। ठीक फ्रेंड्स, और कई जगह ये लिखा होता है कि रूस एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, तो यूरेशिया भी लिखा होता है ये कई जगह। यूरेशिया या रूस के घास के मैदान को स्टेपीज कहते हैं, अफ्रीका के बेल्ट कहते हैं। ठीक फ्रेंड, इन सबको मैंने ट्रिक से करा रखा है आपको। देखिए। रूस के स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका के बेल्ट, ब्राज़ील के कैंपोस। ठीक फ्रेंड, ये घास के मैदान है विश्व के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए।
इन सबको अगर ट्रिक से देखना है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स, कंपोज ब्राज़ील में कंपोज घास के मैदान है, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरीज, फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटबरी। फ्रेंड्स ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। यहाँ कई बार यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, हर एग्जाम में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर बन जाता है। आगे देखिए, पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बनता है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि प्राथमिक उत्पादक कौन है, तो हरे पौधों को भी प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। फ्रेंड्स इतना याद रखना। अब आगे चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। फ्रेंड्स जो जीव अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ऐसे जीव, जैसे चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी, ये सब घास वगैरह खाते हैं। फ्रेंड्स और हरे पौधे घास के अंडर आते हैं ना, तो प्राथमिक उत्पादक हो गई ये। आगे देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, ये यहाँ की लाइन इधर आ गई है। फ्रेंड्स इसे भूल जाना। यहाँ से देखते हैं दूसरा। फ्रेंड्स वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है और मांसाहारी इसमें आते हैं। फ्रेंड्स मान लो जो ये चूहा, खरगोश, घास, हिरण, ये तो घास खाते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आ गए। फ्रेंड्स जो हरे पौधे वगैरह हैं वो इन पौधों को ये चूहा, खरगोश वगैरह खाते हैं। फ्रेंड्स तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। और वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं उन्हें द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, मान लो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी आते हैं, तो शेर एक मांसाहारी है, शेर किसको खा लेगा, हिरण को खाता है। फ्रेंड्स और द्वितीय उपभोक्ता में मनुष्य भी आता है, मनुष्य मान लो बकरी को भी खा जाता है। मनुष्य शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी। फ्रेंड्स मनुष्य अगर पूछ ले तो क्या है, मनुष्य है सर्वाहारी। फ्रेंड्स मनुष्य सब कुछ खा लेता है। आगे देखिए, वे जीव जो द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं उन्हें तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए फ्रेंड्स ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों में मांसाहारी ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उन्हें उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहते हैं। फ्रेंड्स उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहते हैं। इनकी विशेषता यह होती है कि यह कोई भी अन्य जीव को मार कर खा सकते हैं। फ्रेंड्स और मनुष्य इसी में आता है। आगे देखिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन के रूप में पादप, शाकाहारी, मांसाहारियों पर निर्भर रहते हैं उन्हें सर्वभक्षी कहा जाता है। फ्रेंड्स और मनुष्य इसका उदाहरण है। फ्रेंड्स मनुष्य देख लो शाकाहारी भी है। फ्रेंड्स घास फूस भी खाता है और मांसाहार भी है। फ्रेंड्स तो इसीलिए मनुष्य सर्वभक्षी है। फ्रेंड्स याद रखना। आगे देखिए, परजीवी। अब देखेंगे परजीवी कौन होते हैं। परजीवी वे होते हैं जो अपने भोजन तथा निवास के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स समझ गए हो कि परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन और रहने के लिए स्थान के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मानव व पशुओं में लगने वाली जूं। फ्रेंड्स जो मानव शरीर में जूं होते हैं और पशुओं में जो जूं वगैरह हो जाती हैं, या पशुओं की खाल में चिपकने वाली किलनी। फ्रेंड्स किलनी या चीचड़ कह लो इनको, तो ये इसके उदाहरण है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। परजीवी वो होते हैं जो अपने भोजन और रहने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्रेंड्स मानव के बालों में जूं। फ्रेंड्स और जो पशुओं में लगने वाली जूं या पशुओं की खाल में चिपकने वाली या फिर लगने वाली किलनी इसके उदाहरण है। फ्रेंड्स समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रेडिटेटर्स को देखते हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं जो केवल भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फ्रेंड्स इनको प्रेडिटेटर्स कहते हैं। आगे देखिए, आधार जाति। फ्रेंड्स आधार प्रजाति क्या कहते हैं। आधार प्रजाति उस प्रजाति को कहा जाता है जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण आवश्यक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फ्रेंड्स कई बार पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे। फ्रेंड्स आधार प्रजाति किसको कहते हैं, तो वह प्रजाति जो अन्य प्रजातियों के निर्माण और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि समुद्री प्रवाल। फ्रेंड्स इसका एक अच्छा उदाहरण है। फ्रेंड्स समुद्री प्रवाल जो कोरल रीफ है ना, कोरल रीफ
इस कोरल रीफ का निर्माण करती है। ठीक है, समुद्री प्रवाल हैं ये कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। और क्यों करते हैं तो ये देखिए, अन्य जातियों के निवास और प्रजनन के लिए प्रजनन स्थल के रूप में काम करती है। कौन? कोरल रीफ। और कोरल रीफ कैसे बनती है? तो समुद्री प्रवाल से। ठीक फ्रेंड्स, और कोरल रीफ अगर ये पूछ ली जाए कहाँ है तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अब देखेंगे अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख जाति के कारण अन्य प्रजातियों को स्वयं सुरक्षा मिल जाए उसे अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब ये एक विशाल जंतु या समुदाय होता है जिस एक प्रमुख प्रजाति के कारण अन्य जातियों को सुरक्षा मिल जाए उनको अम्ब्रेला प्रजाति कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे। आगे देखिए, जिस प्रकार बाघ को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, इससे न केवल बाघ को बल्कि उस स्थान पर अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षा मिलती है। ठीक फ्रेंड्स, उस स्थान पर अन्य प्रजातियों को भी सुरक्षा मिलती है। इसी प्रकार इस रिजर्व क्षेत्र में बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। मान लो कोई बाघ रिजर्व है, मान लो ये जू है। ठीक फ्रेंड्स, ये टाइगर रिजर्व है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें टाइगर ही होगा। ठीक फ्रेंड्स, टाइगर के साथ अन्य जानवर भी होंगे, तो मतलब टाइगर के साथ साथ अन्य जानवर को भी, अन्य प्रजाति को भी सुरक्षा मिल जाए तो उसको कहते हैं अम्ब्रेला प्रजाति। ठीक फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कीस्टोन क्या होते हैं देखते हैं। कीस्टोन उस प्रजाति को कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या को नहीं बल्कि परितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये दोबारा समझा देता हूँ। कीस्टोन प्रजाति उसको कहा जाता है जो अपने पारिस्थितिकी तंत्र में अत्यधिक प्रभाव रखती है। कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की अधिक संख्या होती है कि यहाँ से देखिए, कीस्टोन प्रजाति के निर्धारण में उस प्रजाति के जीवों की संख्या अधिक नहीं है बल्कि पारितंत्र में उसके कार्यों की गणना की जाती है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें जानवर वगैरह ठीक फ्रेंड्स कम होते हैं, जीव वगैरह, बट इसमें जो भी मुख्य है ये इनके पारितंत्र की और उनके कार्यों की गणना की जाती है इसमें कीस्टोन प्रजाति में। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना। आगे देखिए, सांकेतिक प्रजाति। ठीक फ्रेंड्स, तो सांकेतिक प्रजाति में इतना ही याद रखना, ये कई बार पूछी गई है। सांकेतिक प्रजाति में वे पौधे और जंतु आते हैं जो पर्यावरण के परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र को हानि, ठीक है, वह प्रजाति जो प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होने का शीघ्र साकेत करती हैं। ठीक है, शीघ्र मतलब संकेत करती हैं, साकेत करके बता देती हैं, तो इसको कहते हैं साकेतक प्रजातियाँ। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए कैसे। जैसे वायु प्रदूषण की अधिकता की जांच के लिए लाइकेन तथा जल प्रदूषण के संकेतक के रूप में मछली का संकेतक की प्रजाति होना। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना, सांकेतिक प्रजातियाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वो पौधे और जंतु आते हैं जो पर्यावरण के परिवर्तन के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है कि प्रजातियाँ पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाली हानियों या फिर हानि का शीघ्र संकेतक देती हैं, तो ऐसे इसको कहते हैं संकेतक प्रजाति। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो ये लाइकेन है तो ये कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ये सांकेतिक प्रजाति की। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ग्लूकोज में परिवर्तित करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, किसी क्षेत्र में प्राथमिक यानी कि हरे पौधों की बात हो रही है। किसी क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादक द्वारा प्रति इकाई सतह में कई इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा का मात्रा को पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, समझ लो। ये डेफिनेशन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो किसी प्राथमिक क्षेत्र उत्पादक द्वारा प्रति इकाई समय से सकल संचित ऊर्जा का मात्रा को
पारिस्थितिकी उत्पादकता कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखेंगे प्राथमिक उत्पादक प्राथमिक उत्पादक आत्मसात की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए सकल प्राथमिक उत्पादन जीपीपी में से सबसन। ठीक फ्रेंड्स, जीपीपी में से सबसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा को घटाने से सकल ऊर्जा शुद्ध प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादन कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, विश्व की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 320 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है, जबकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा दलदली क्षेत्र और एस्चुरी में विश्व में सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता 2000 ग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ष पाई जाती है। समझ गए होंगे। ठीक फ्रेंड्स, जब बात हो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की, तब यहाँ पे ये 2000 ग्राम प्रति वर्ग मीटर पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, और वैसे ये नॉर्मल में पाई जाती है 320। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पदार्थों से सकल शुष्क भार या बायोमास कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए इकोटोन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इकोटोन दो विभिन्न बायोम के बीच का क्षेत्र है। इन जगहों में दो अलग अलग समुदाय प्रजातियां का मेल होता है। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे स्थान पर रहने वाली प्रजातियां जलवायु के अनुकूल करने में अधिक सक्षम होती हैं। ठीक फ्रेंड्स, अधिक सक्षम होती हैं। आगे देखिए इकोटोन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का पृथ्वी तक पहुंचने वाला सौर ऊर्जा का करीब 1%। ठीक फ्रेंड्स 1% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रयुक्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रयुक्त होता है। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो है ना ये वाला इस पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। 10% का नियम, ये हज़ारों बार एग्जाम में पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडेमैन ने। ठीक फ्रेंड्स, लिंडेमैन का नियम है, ये 1942 में दिया था इसने। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, मान लो कोई 100 किलो की बकरी है। ठीक फ्रेंड्स, तो 100 किलो की बकरी को शेर ने खा लिया, तो शेर को ना 100 किलो बकरी में से सिर्फ 10% ऊर्जा मिलेगी। ठीक फ्रेंड्स, बाकी 90% वेस्टेज चली जाती है। ऐसे याद रखना, 10% ऊर्जा के नियम से नाम ये विद्यमान है, पूछा जाता है कई बार। ठीक फ्रेंड्स, 10% ऊर्जा का स्थानांतरित होता है। इस नियम को लिंडेमैन ने दिया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना सिर्फ। आगे देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है उसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार ऊर्जा ना तो सृजन होती है और ना ही नाश होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कई बार पूछा जाता है कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा संरक्षण का भी नियम कहते हैं। और ऊर्जा ना तो ऊर्जा पैदा होती है और ना ही कभी ख़त्म होती है। ठीक फ्रेंड, ये बात बताई जा रही है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रभावित होने की दिशा से संबंधित है। ठीक फ्रेंड, दूसरा जो नियम है वो ऊर्जा की दिशा से संबंधित है और जो ऊर्जा हमेशा एक दिशा में फ्लो होती है। ठीक फ्रेंड्स, मतलब उच्च से निम्न की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है यहाँ से। तो देखिए इसके अनुसार ऊर्जा सदैव अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रभावित होती है, ये मैंने बता दिया है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रतिपादन चार्ल्स एटन ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है, ठीक फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। तो इसका किसने दिया था नियम? ये दिया था चार्ल्स एटन ने 1927 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अब ठीक फ्रेंड्स झूम। ठीक फ्रेंड्स, खेती करने का सबसे प्राचीनतम तरीका है तो झूम खेती। ये पूर्वोत्तर भारत में होती है, कई बार मैंने कराया है। ठीक फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको ये बताया था। अब आगे देखिए 36,000 मीटर पर अधिक ऊंचाई में पाई जाने वाले वनस्पति को अल्पाइन बायोम कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे याद रखेंगे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन 78% और
वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, वनस्पति के सड़ने गलने से मीथेन निकलती है। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार मैंने बताया आपको, कोयले के खान से, धान के खेत से और दलदलों से, ठीक फ्रेंड्स, ये मीथेन गैस निकलती है। और मान लो कोई भैंस है या गाय है तो वो मतलब अपना चारा जल्दी जल्दी खा जाती है। ठीक फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी खा के पेट भर लेती है और फिर पेट से पूरे दिन वो धीरे धीरे निकाल के मुंह से जुगाली करती रहती है, मतलब मुंह चलाती रहती है। तो जो भैंस और जानवरों के मुंह जो चलाते हैं, तो उस जो मुंह चलाते हैं तो उसके मुंह चलाने के दौरान भी मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, याद रखना। पीट मृदा सर्वाधिक पीट मृदा में सबसे अधिक कार्बन पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, अल्फा अल्फा एक घास का प्रकार है। ठीक है, ये कई बार पूछा है अल्फा अल्फा क्या है, तो ये घास है। ठीक है, आगे देखिए, मटियार यानी कि क्ले सोइल की बात हो रही है। मटियार मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, मटियार मिट्टी की बात हो रही है। आगे चलते हैं। ठीक है, डीप इकोलॉजी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, ये कई बार पूछा है कि डीप इकोलॉजी या फिर गहन पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? अर्नेस्ट नीश ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, जैविक अजैविक तत्वों के भू रासायनिक चक्र को क्या कहते हैं? ठीक है, जैविक अजैविक तत्वों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र के रूप में चलता है। ठीक है, यानी कि इसको जैविक और अजैविक जो तत्वों का चक्र होता है उसको जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से फास्फोरस चक्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे फास्फोरस चक्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है तो ये डेड सागर, ठीक है, मृत सागर में पाई जाती है। आगे चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ये बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में सबसे अधिक वन है। ठीक है, अगर ये पूछ रहे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से तो उसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, महासागरों की लवणता। ठीक है, महासागरों का जल कितना खारा होता है तो 35%। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। वन में पेड़ों की छाल पर लगने वाले सफ़ेद पदार्थ को लाइकेन कहते हैं और सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है महासागर में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है महासागर में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये थ्योरी थी 2-3 पेजों की, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैंने आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराया। ठीक है, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहता तो मैं आपको स्किप करा देता। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आंसर कराता, लेकिन नहीं। ठीक है, सब चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो उसमें कई बार ये क्वेश्चन बनता है, हज़ारों बार। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए क्वेश्चन आ ही गया, जुगाली करने वाले पशु। ठीक है, जो भैंसें वगैरह मुँह चलाती रहती है ना, तो उनके जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को निकालते हैं तो मीथेन निकलती है उनके मुँह से। आगे देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जैसप फोरियर ने दी थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हर एक क्वेश्चन रेलवे, यूपीपीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने खुद ही ये बैठ के टाइप करवाए हैं। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा राज्य भारत में प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है तो हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए विभिन्न देशों के बीच एक संबंध जो होता है, ओजोन छिद्र। ठीक है ना, ओजोन छिद्र कहाँ था तो ये अंटार्कटिका के ऊपर था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओजोन में छिद्र हो गया था अंटार्कटिका के ऊपर, वो किसने देखा था तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, अंग्रेजों ने देखा था, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण के लिए। ठीक है, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए, कौन सा वर्णक वनस्पति का पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो ये है कैरोटीनॉइड। ठीक है, ये कैरोटीनॉइड है जो ये पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आगे देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय है तो ये है नैरोबी केनिया में। ठीक है, नैरोबी केनिया की राजधानी है, याद रखेंगे। और यूएनई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा।
इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण हो? ठीक है, जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं ऐसे को दिया जाता है इको मार्क। ठीक है, आगे देखिए केनिया की। ठीक है, केनिया की नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं? तो इन्होंने केनिया के अंदर दाढ़ी विकास के लिए योगदान दिया था। ठीक है, दाढ़ी विकास के योगदान के लिए उन्होंने केनिया के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखेंगे। ईपीए। ठीक है, ईपीए की फुल फॉर्म बता दीजिए। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, और ये कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में है। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो अंतर्राष्ट्रीय जो अमल वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा का सूचना केंद्र है ओस्लो में। ठीक है, और ये नॉर्वे की राजधानी है, याद रखना। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ से संबंधित थी। ठीक है, कई बार पूछा है मेधा पाटकर ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? तो पर्यावरण की प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए आईएसओ 1401 क्या है? तो ये है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषक प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए राजीव गांधी वन्यजीव अभयारण्य पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? ये देखिए भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की थी। ठीक है, इतना याद रखना। आगे चलते हैं। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण अनुसंधान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को दिया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इसकी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1998 में। आगे देखिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हरित विकास। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी, ठीक है, ये WM एडम्स ने। ठीक है, आगे देखिए हरा सूचकांक यानी कि ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखिए राष्ट्रीय वन अनुसंधान, तो ये देहरादून में। आगे देखिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो ये कोलकाता में है। और ये देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो वो कौन सी गैस हुई थी? इसमें कहते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हुई थी 1900 आई थिंक 83-84 में हुई थी। ठीक है, फ्रेंड्स आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए वातावरण। ठीक है, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंध प्रोटोकॉल कहाँ बना था? तो ये बना था मॉन्ट्रियल के कनाडा में। आगे देखिए पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। सलीम अली, तो ये सलीम अली भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है। आगे देखिए 5 जून। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहले किस वर्ष मनाया गया था? तो ये 1973 में। आगे देखिए भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ठीक है, आगे देखिए जुलाई। ठीक है, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? KM मुंशी। ठीक है, KM मुंशी ने किया था। आगे चलते हैं। किस संयुक्त सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया? तो ये था पर्यावरण विकास अधिनियम जो हुआ था 1992 में। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? तो ये रियो में हुआ था। कई बार पूछा है। ठीक है, याद रखेंगे पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 का सम्मेलन। ठीक है, सम्मेलन को भारत, एक सेकेंड क्या पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया ना। पर्यावरण किस वर्ष सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था? तो ये 1992 को कहा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय के नाम से कौन जाना जाता है? फ्रेंड्स तो ये बताइए भारत में हरित मंत्रालय के नाम से कौन सा मंत्रालय जाना जाता है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। आगे चलते हैं। ग्रीन मुफलर संबंधित है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो ये इंदिरा गांधी नहर है। आगे देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में आया था। आगे देखिए ये कई बार UPPCS में मिलान करने के लिए पूछे गए। ठीक है, याद रखना। भारत में जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था 2002 में। ठीक है, आगे देखिए
मीठे पानी का क्लस्टर परियोजना, तो ये कहाँ पर है, तो ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है ना, गुजरात में है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। भारतीय वन सेवा की भारतीय वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1966 को की गई थी। जल की कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो जल का मूर्तिकरण किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा, ठीक है ना, आसवन प्रक्रिया द्वारा। आगे देखिए, प्राकृतिक का पानी शुद्ध होता है, तो ये वर्षा का पानी, ठीक है ना, सबसे शुद्ध वर्षा का पानी होता है। आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, कौन सी नदी को जैव मरुस्थल घोषित कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है दामोदर नदी को, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था इसको, अब ये मतलब सूख गई है, एकदम रेगिस्तान की तरह हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं, तो ये है आर्सेनिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कहाँ है, तो ये पूछ ले, तो ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है। आगे चलते, संसार में स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत भाग हिमनदों में भंडारित है, तो 70%। धूम कोहरा क्या है, तो ये वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों का प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा विनिर्मित उत्पादकों का तीव्र जमाव, ठीक है। इसको धूम कोहरा कहते हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो ये होती है कैसे, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के माध्यम प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। आगे देखिए, जो काजीरंगा है वो एक सिंग गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये राजस्थान में रणथंभौर का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, फ्रेंड्स। सलीम अली, तो ये बता दिया, जम्मू कश्मीर में है। राजा जी ये उत्तराखंड में है, और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। राजा जी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, और इसमें हाथी मिलते हैं, फ्रेंड्स। आगे देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये दूधराज या शाहबुलबुल, फ्रेंड्स। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले शामिल किया गया था, तो ये कान्हा किसली, फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। टाइगर राज्य कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, फ्रेंड्स। आगे याद रखेंगे, एशियाई बब्बर शेर, तो ये गिर गुजरात में मिलते हैं, फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में किस क्षेत्र को सह्याद्री कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को, फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट, फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पर, फ्रेंड्स। जंगली गधा कच्छ के रण में मिलता है, यानी कि गुजरात में। आगे देखिए, फ्रेंड्स, जिम कॉर्बेट क्या है, ये है क्वेश्चन, फ्रेंड्स। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और ये 1936 में बना था, और ये था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स। सबसे पहले इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स। ये देखिए, जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, फ्रेंड्स। फिर इसको 1936 में बनाया गया था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों को रखे जाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का चयन किया गया था, तो ये क्या था, पालमपुर कूनो मध्य प्रदेश, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है, तो ये सुंदरबन का, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, गंगा डेल्टा मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है, तो सुंदरबन, ठीक है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो मैंग्रोव वनस्पति, ठीक है। ये 3-4 बार घुमा घुमा के पूछा है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट कौन सी लकड़ी से बनती है, तो ये बनती है शंकु वृक्ष की लकड़ी से, फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए, उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भाग पर वन चाहिए, तो 33% भाग पर, फ्रेंड्स। आगे देखिए, फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन, तो ये उत्तराखंड के चमोली जिला में चला था, नंदा देवी उत्तराखंड में, फ्रेंड्स। भारत में तितली का राष्ट्रीय उद्यान है, ये कर्नाटक में पड़ता है, बनेरघट्टा, फ्रेंड्स, बनेरघट्टा, ये तितलियों के लिए है, फ्रेंड्स। आगे देखिए, माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, किस राज्य में है, तो ये असम में, फ्रेंड्स। आगे देखिए, मोन घाटी यानी कि साइलेंट वैली, ये केरल में है, फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। दाची गांव ये जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर मिलता है हंगुल, फ्रेंड्स। हंगुल माने कश्मीरी बंदर। आगे देखते हैं, भारत में समुद्री गाय का बायोस्फीयर रिजर्व पाई जाती है, फ्रेंड्स, तो ये पाई जाती है कहाँ,
भारत के समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे ना, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, ये 2015 की छोड़ दो, 2024 की जो रिपोर्ट आई है ना, 2022 की। ठीक फ्रेंड्स, 2022 की रिपोर्ट आ चुकी है, 2022 की नहीं, 2021 की। ठीक फ्रेंड्स, ये 2021 की रिपोर्ट आई है। फ्रेंड्स, जो ये वन मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है, ये हर साल 2 साल में एक बार होती है। ठीक फ्रेंड्स, अगर को ये जो मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ाया है ना, क्या कहते हैं उसका, जो इंडियन ज्योग्राफी है, वहाँ डिटेल में कराया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, अगर यहाँ समझ ना आए तो वहाँ जाके देख लेना। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा कि 2015 में जो रिपोर्ट आई थी, तो हमारे देश में कितने % भाग पर वन, मतलब वन वगैरह थे, तो ये 24 पॉइंट कुछ था उस टाइम। ठीक फ्रेंड्स, बट अब आंसर चेंज हो गया, जो 2021 की रिपोर्ट आई है ना, तो उसमें ये हो गया बढ़कर। ठीक फ्रेंड्स, 24.62 हो गया। ठीक फ्रेंड्स, वन। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है पेड़ों की और वन आच्छादित। ठीक फ्रेंड्स, पेड़ों से आच्छादित, तो याद रखना ये 24.62 है। ठीक फ्रेंड्स, बट यहाँ समझ ना आए ना, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये थोड़ी पुरानी डाटा ऐड हो गया इसमें। आगे देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो ये भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय योजना NACC, फ्रेंड्स, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, 2008 में। और ये NNCP पूरी फॉर्म देख लो। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जित देश है, तो ये चाइना है। ठीक फ्रेंड्स, चाइना है क्या? ठीक फ्रेंड्स, ये रहा चाइना है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक फ्रेंड्स, ये UNFCCC की पूरी फॉर्म है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 1992 में गठित हुआ था, रियो डी जनेरियो में। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जनेरियो में हुआ था। डॉप्सन इकाई, तो इससे ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। विश्व में ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है, तो 5%। कार्बन रेटिंग संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी थी, तो ये 1997 में। ठीक फ्रेंड्स, कार्बन को कम करने या कार्बन रेटिंग की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उत्पन्न हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में, ये कई बार बता दिया है। आगे चलते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक फ्रेंड्स, और इसकी ऊंचाई इतनी है, देख लो। आगे देखते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें का मिश्रण है। ठीक फ्रेंड्स, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन। ठीक फ्रेंड्स, 78% है। आगे देखिए। उत्तराखंड में मिलने वाला हरेला। ठीक फ्रेंड्स, तो हरेला ये त्यौहार है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि हरेला त्यौहार कहाँ का है, तो ये उत्तराखंड का है। और हरेला त्यौहार संबंधित है पौधा लगाने से। ठीक फ्रेंड्स, पौधे रोपण से। आगे चलते हैं। खाद्य श्रृंखला। ठीक फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला में मानव, तो खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार बता चुका हूँ मैं शुरू से ही, क्योंकि वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का खाना खा सकता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दो विभिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने पढ़ा दिया ऊपर आपको। ठीक फ्रेंड्स, दो विभिन्न समुदायों के बीच जो संक्रांति का क्षेत्र है, उसको इकोटोन कहते हैं। आगे देखिए। पर्यावरण का आतंकवादी किसको कहा जाता है, तो ये यूकेलिप्टस का वृक्ष। ठीक फ्रेंड्स, इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है, कई बार पूछा है। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी को यूकेलिप्टस समझ ना आए, तो जो सफ़ेदे का पेड़ होता है ना, एकदम लंबा था, वो वाइट कलर का, उसी को करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो जहाँ भी होगा देखना, खेत वगैरह में या कहीं बाग वगैरह में, तो वहाँ अपने नीचे से सारा पानी चूस जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके आसपास की घास अपने आप जल जाती है। ठीक फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत हरी भरी बचती है, इतना याद रखना। इसीलिए इसको पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, तो सबसे ज़्यादा समुद्र महासागर फैले हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो स्थायी है। ठीक फ्रेंड्स, महासागर वगैरह हैं, ये स्थायी हैं, ये चलते फिरते नहीं हैं। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसको कहा जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो ये अर्नेस्ट हैक्कल को कहा जाता है, ये शुरू में ही मैंने बता दिया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना। ठीक फ्रेंड्स, संकल्पना किसने प्रतिपादित की थी, यह पूछा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम दिया था टांसले ने। ठीक फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था। ठीक फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी स्थायी व्यवस्था किस आंदोलन का नारा था, तो ये चिपको आंदोलन का। आगे चलते हैं, चिपको पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, यह नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, कौन से वनों, फ्रेंड कौन से वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये शुरू में ही बता दिया, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फ्रेंड्स, तो ये पूर्वी भारत का त्यौहार है। फ्रेंड्स, कई बार ये पूछा जाता है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड का। फ्रेंड्स, नागालैंड याद रखेंगे। फ्रेंड्स, नागालैंड। फ्रेंड्स, इतना याद रखना, नागालैंड का त्यौहार है। फ्रेंड्स, देखिए मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में आता है, तो ये पूर्वी। फ्रेंड्स, पूर्वी भारत है ना अपना। फ्रेंड्स, भारत के, ये देखिए भारत के द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पश्चिमी घाट क्षेत्र के वनों में पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पश्चिमी घाट नहीं होना चाहिए, यहाँ पूर्वी घाट होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। ये नागालैंड त्यौहार, कई बार आप ये क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, बस इतना याद रखना आप। आगे चलते हैं, नेपाल व भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के लिए सेब नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया था, तो इसका उद्देश्य था टाइगर का संरक्षण करना। ठीक है, नेपाल और भारत ने मिलकर एक संरक्षण प्रयासों से एक संगठन बनाया था, उसका नाम था सेब। तो इस सेब का मतलब था टाइगरों का संरक्षण करना, यानी कि चीतों का। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व आवास है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम रिजर्व टाइगर है। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, तो ये बता दिया ऑस्ट्रेलिया में है, और इसको 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, याद रखना। लेकिन 2020 में यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया की कौन सी साइड है, तो ये उत्तर पूर्वी में। ठीक है, उत्तर पूर्वी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है, तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, आगे देखिए, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिए। ठीक है, किसी प्रजाति को लुप्त, ठीक है, किसी प्रजाति को कब लुप्त माना जाता है, तो ये जब 50 वर्षों में ना दिखाई दे। ठीक है, सिंपल वे में समझिए क्वेश्चन। मान लो ये जो कोई जंगल है, ठीक है, मान लो जंगल है, और इस जंगल में मान लो कोई खास प्रकार का हिरन है या फिर बारहसिंगा है, अगर वो 50 साल तक उस जंगल में दिखाई ना दे, तो ऐसा माना जाता है कि ये प्रजाति है ना पूरी तरह समाप्त हो गई है, लुप्त हो गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विलुप्त। ठीक है, विलुप्त कब माना जाता है, जब वो मान लो कोई चीज़ है उस जंगल में 50 सालों तक दिखाई ना दे, तो वैज्ञानिक जो भी है, संस्था वगैरह है, तो वो सोचती है कि मतलब अब ये प्रजाति बिल्कुल धरती से समाप्त हो गई है। ठीक है, आगे चलते हैं, बांदीपुर ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, ठीक है, पेरियार केरल में, सिमलीपाल उड़ीसा में। और यहाँ याद रखना, बांदीपुर की जगह एक और है इसके बाद, बनेरघट्टा। ठीक है, बनेरघट्टा कई बार पूछा गया है कि बनेरघट्टा कहाँ है, तो वो भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, बनेरघट्टा तितलियों के लिए है। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं, ठीक है, सिमलीपाल हो गया, तो ये सलीम अली, तो ये बता दिया जम्मू कश्मीर में। ये देखिए आ ही गया बनेरघट्टा। ठीक है, ये कई बार पूछा है कि तितलियों के लिए कौन सा उद्यान है, तो ये बनेरघट्टा। ठीक है, बनेरघट्टा पड़ता है बेंगलोर में, और बेंगलोर पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, कई बार ये पूछा गया है कि बनेरघट्टा कहाँ है, तो ये कर्नाटक ऑप्शन में होता है, कर्नाटक। ठीक है, और ये तितलियों वाला है, याद रखना। आगे देखिए, पीलीभीत, तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, राजा जी, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और ये हाथी पाए जाते हैं यहाँ पर। नागरहोल ये कर्नाटक में, काजीरंगा असम में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देखिए, पलामू ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और कौन सा है, निम्न में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में है, तो ये है पेंच। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। गर्म पानी अभ्यारण्य, तो ये असम में है। ठीक है, और ये नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बुक्सा ये पश्चिम बंगाल में, भरतपुर ये राजस्थान में, दाची गांव ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
डम्फा ये मिजोरम है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए संजय राष्ट्रीय उद्यान तो ये मध्य प्रदेश में। हरिके, ठीक फ्रेंड, हरिके तो ये है पंजाब में। ठीक फ्रेंड, हरिके आर्द्र भूमि ये पंजाब में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। हरिके हरिके वाला जो अभी 5 जून को जो यूपीएससी का पेपर हुआ है ना, उसमें ये पूछा हुआ था। ठीक फ्रेंड, यूपीएससी के पेपर में ये पूछा गया था। ठीक फ्रेंड, कि हरिके हरिके और एक और था ऑप्शन में, जो क्या कहते हैं, एक पश्चिम में क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का था, रेणुका। ठीक है, हरिके और रेणुका ये पूछे गए थे, ये कहाँ पर हैं, तो हरिके था पंजाब में और रेणुका था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और दो और थे, एक था तमिलनाडु का और एक था त्रिपुरा का। ठीक है, बताना था कि इन तीनों में से कौन कितने सही हैं, तो 3 सही थे और तमिलनाडु वाला गलत था। ठीक है, तो याद रखेंगे ये तीनों पूछे गए थे अभी यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए कांगेर घाटी तो ये छत्तीसगढ़ में है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश का है, बांधवगढ़। ठीक फ्रेंड्स, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक फ्रेंड्स, याद रखें। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। चिनार वन्यजीव अभयारण्य ये केरल में है। वन विहार अभयारण्य तो ये मध्य प्रदेश और भोपाल में। ठीक फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ है, तो ये कच्छ की खाड़ी में। आगे देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। और विश्व पर्यावरण दिवस, फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, भारत का जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था, कई बार में ऐलान करने के लिए पूछा है। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था वॉल्टर जी रोसन ने। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, आई थिंक ये लास्ट पेज है हमारा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय तो ये चेन्नई में। ठीक है, रेड डाटा बुक में क्या होता है। ठीक है, जो अभी मैंने बताया ना कि रेड डाटा बुक, जो मान लो कोई विलुप्त प्रजाति हो जाती है। ठीक है, विलुप्त प्रजाति या खड़ी संकटग्रस्त पौधों की सूची। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या है, तो विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकट पौधों और पशुओं की एक सूची है। ठीक है, इसी में इन बुक का ऐड किया जाता है। ठीक है, ये देखिए रेड डाटा बुक का पूरा नाम याद कर लीजिए। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है, तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, IUCN का पूरा फॉर्म है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए रेड डाटा बुक पहली बार कब निकाली गई थी, 1966 में। ठीक है, और जो संकट जीव होते हैं, संकट जीव, ठीक है, जिसमें पूछा जाएगा रेड डाटा बुक में जो संकट जीव वगैरह होते हैं, संकटापन जीव मतलब जो प्रजाति वगैरह पर संकट आया हुआ होता है, तो उनको पिंक कलर से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दिवस घोषित किया था, 2011 से 2020 तक। ठीक है, आगे देखिए रामसर संधि किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। विश्व आर्द्र दिवस तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, जैव विविधता दिवस, ठीक है, जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी तो ये 22 मई को। पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या दिवस तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे देखिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। विश्व वन प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को। ठीक है, देख लीजिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है, तो 7 से 8%। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र ये पोर्ट ब्लेयर में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व 29 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिए इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया था, कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, अगर याद ना हो रहा हो तो। इकोलॉजी में ला आ रहा है ना, तो यहाँ भी देखिए हैकल में भी ला आ रहा है। ठीक है, इकोलॉजी का ला पकड़िए और हैकल का ला पकड़िए। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला देखिए इकोसिस्टम, सिस्टम में आ रहा है क्या, टा, और यहाँ ट्रांसले में भी टा आ रहा है। ठीक है, ऐसे पकड़िए, अगर याद ना हो रहा इकोसिस्टम का लीजिए टा और यहाँ ट्रांसले का टा। ठीक है, ऐसे याद करिए, हो जाएगा। आगे चलते हैं। कई ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इकोसिस्टम। ठीक है, अगर ये हिंदी में लिख देना कि पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था, तब उसका आंसर भी ट्रांसले ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये इंग्लिश में लिखा हुआ है इकोसिस्टम। ठीक है,
और इसको हिंदी में अगर लिख दें कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी थी, तब भी उसका आंसर ये टांसले हो जाएगा। कभी आप कहो कि सर आपने तो कहा था इकोसिस्टम का टा पकड़ लो और टांसले का टा, तो भैया ये इकोसिस्टम इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ऊपर जो इकोलॉजी लिखा हुआ है तो ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी कहते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र की किसने दिया था, तो ये दिया था हैक्कल ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये दिया था एडवर्ड लुसियन ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था। भारत में राष्ट्रीय जैव अनुसंधान केंद्र है, तो ये राष्ट्रीय जैव उद्यान है, तो ये दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये 1921 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1936 में आना था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, राजीव गांधी नेशनल पार्क, तो ये कर्नाटक में नागरहोल, तो नागरहोल ये कर्नाटक में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम बदलकर राजीव गांधी कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इतना। आगे चलते हैं, केरल में जो पेरियार अभ्यारण्य है, तो ये जंगली हाथियों के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना रह गया, बस लास्ट पेज है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मुख्य उद्देश्य लोगों एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों से सुधार है। ठीक है, जो बायोस्फीयर प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है लोगों और पर्यावरण के बीच का सुधार, और इसको 1971 में चालू किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये लोकटक झील है। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये मणिपुर में है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नंदा देवी उत्तराखंड में है। शीत मरुस्थल, ठीक फ्रेंड्स, शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। भारत में हाथी परियोजना 1992 में आई थी। जंगली गधे, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में मिलेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसको याद रखना, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। एक सींग वाला गैंडा, ठीक फ्रेंड्स, एक सींग वाला गैंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल और असम में। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड्स, गिर शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क, ठीक फ्रेंड्स, तो ये है श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में पालमपुर कुरो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक फ्रेंड्स, अभ्यारण्य का चयन एशियाई शेरों के लिए किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, जो ये एशियाई शेर वगैरह के लिए जो सबसे पहले पार्क का चयन किया गया था, तो ये था मध्य प्रदेश का पालमपुर का, ठीक फ्रेंड्स, पालमपुर का यूनो नामक वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, तो हिमाचल प्रदेश में। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में स्थित मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक फ्रेंड्स, तो ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, एमपी में सबसे ज़्यादा है, और साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का, ठीक फ्रेंड्स, राजस्थान का सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक फ्रेंड्स, तो ये थी आज की वीडियो हमारी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और सब मैंने आपको डिटेल में कराया। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस चैनल को याद रखना। ठीक फ्रेंड्स, इस चैनल को याद रखना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक फ्रेंड्स।